नमस्कार, खास खबर .com में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद हबीब। आज हम चर्चा करने वाले हैं देश की सियासत पर। और आज सियासत की दो बड़ी घटनाएं, एक रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन से और दूसरी बिहार से। तो हम पहले, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा जी। तो आज हम रायपुर में सोनिया गांधी ने आज अपनी राजनीतिक पारी समाप्ति का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से मेरी समाप्ति हो रही, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। तो संजय जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि सोनिया गांधी के इस बयान के क्या राजनीतिक मायने हैं? क्या उन्होंने अब कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को फ्री हैंड दे दिया है या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को फ्री हैंड दे दिया है? सबसे पहले तो नमस्कार सैयद साहब और दर्शकों। ये सोनिया गांधी ने जो बयान दिया है इसके कई मायने निकल सकते हैं। एक तो ये कि जिस तरह से पिछली बार भी सोनिया गांधी, जब राहुल गांधी ने रेजिग्नेशन दिया चुनाव में बुरी तरह हार के बाद, तो जो सारे, और राहुल गांधी ने अध्यक्ष रहने से मना कर दिया, उस हालत में लौट के फिर से उनके पास अंतरिम जिम्मेदारी आई। तो एक तो इंडिकेशन ये दे दिया कि कांग्रेस को अब सोनिया गांधी के परे भी सोचना पड़ेगा कि हर समय जब समस्या आएगी तो सोनिया गांधी उनके लिए अवेलेबल नहीं होंगी। वैसे उनके स्वास्थ्य की चर्चाएं भी चलती रहती हैं, पर स्वास्थ्य के अलावा हमें, जब ये घोषणा हुई है तो हमें सोनिया गांधी की छोटी सी एक जर्नी के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि एक विदेशी महिला होते हुए जिस तरह से भारतीयता को उन्होंने समझ के और इतनी विशाल पार्टी को और इतनी विविधता वाली पार्टी को संभाल कर जिस तरह से एक गरिमापूर्ण तरीके से व्यवहार किया, वो प्रशंसनीय है। आरोप लगे, पक्ष विपक्ष होते हैं राजनीति में, लेकिन उसके बावजूद भी ये आप महसूस कर सकते हैं। मैं पर्सनल तौर पे कुछ ऐसी घटनाएं जानता हूं जहां कुछ सीनियर लीडर्स का जो इंटरेक्शन रहा सोनिया जी से, और उसके बाद उन्होंने जो उनके बारे में इंटरप्रिटेशन बताए, उनसे देख के ऐसा लगता है कि वो बहुत ही शालीन महिला रही हैं। फिर आप देखिए कि जब वो आई थी तो मेरे भी शुरुआती पत्रकारिता के दिन थे, तो मुझे याद है मैं ख़ासतौर से निखिल चक्रवर्ती के साथ मेन स्ट्रीम में काम करता था। तो एक चर्चा चली थी कि परिवारवाद से कब कांग्रेस हटेगी। हालांकि कांग्रेस नहीं हटी, और मेरा तो मानना ये है कि हिंदुस्तान से लगभग परिवारवाद को हटाना असंभव है, क्योंकि उसमें कुछ हमें बहुत मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे। परिवारवाद जो आ रहा है वो राजनीतिक के अलावा कॉरपोरेट से आ रहा है। बिल्कुल सर। तो उस कॉरपोरेटवाद ही वो राजनीति का हिस्सा बन रहा है। इसलिए जितना आसान हम परिवारवाद के बारे में बात करते हैं उतनी आसान है। तो सोनिया जी का उस समय आई, और उस समय आई जब लगभग जो पार्टी है वो कई धाराओं में बढ़ गई। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में कमंडलवादी बन गई, दूसरे दल थे वो मंडलवादी बन गए। अब हमें देश को, जो देश का मूल चरित्र था, मध्य मार्ग पे आने वाला, उसके लिए कोई सक्षम लोग चाहिए थे। उस हालत में सोनिया गांधी को मैदान में उतरना पड़ा, और मुझे लगता है उन्होंने वो अपनी जिम्मेदारी काफ़ी बखूबी निभाई इतने साल। और फिर आप देखें कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का फेज़ था, उस फेज़ में डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री होते हुए जितना उनका आर्थिक चीज़ों पे उनका झुकाव था, और समाज के जो बहुत सारे जो राइट बेस्ड सोसाइटी बनाने की कोशिश की, वो सोनिया जी ने एक अपने साथ जो आंदोलनकारी शक्तियाँ हैं समाज की, उनको जोड़ के जो किया था, वो बहुत प्रशंसनीय काम था। तो उस हालत में अब ये लगता है कि अब उन्होंने मान लिया है कि शायद वो जो धरोहर देना चाहते ही थी, राहुल गांधी ये जिम्मेदारी लेते हैं नहीं लेते हैं, ये फिर से सवाल है। मुझे तो बड़ा डाउट होता है कि वो शायद सीधे अध्यक्ष बनना चाहें या शायद प्रधानमंत्री बनना चाहें, ना बनना चाहें। वो जिस तरह के संकेत देते हैं उसमें उन्हें एक राजनीतिक त्यागी बनने की लालसा ज़्यादा लग रही है, एक राजनीतिक संत बनने की इच्छा ज़्यादा नज़र आ रही है। हालांकि वो बीजेपी और आरएसएस पे बिल्कुल एक राजनीतिज्ञ की तरह अटैक भी करते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ नज़र आता है जो भारत यात्रा से खासतौर से उन्होंने स्थापित किया है। तो किसी पार्टी के अध्यक्ष जैसे सोनिया जी रहीं, या कोई माँ जो भारतीय, वो शायद यही संस्कार के साथ अपनी पीढ़ी को आगे छोड़ना चाहेगी। सर, सोनिया गांधी ने दो बयान दिए हैं। एक तो अपने राजनीतिक पारी समाप्त करने का, दूसरा बयान उन्होंने दिया है जो कांग्रेस को निराशा मिल रही है अभी जो चुनाव में हार रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी रूप में राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो एक वाहन है जहाँ पे लोग स्वतंत्रता के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपने कामों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। वो मंच कांग्रेस उपलब्ध करवा रही है। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये सोनिया जी को बयान बहुत ही मैच्योर है, क्योंकि हम लौट के फिर गांधी जी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं।
गांधी जी ने, आपको याद हो तो, कहा था कि कांग्रेस जो एक आंदोलन था जिसमें अलग अलग धाराओं के लोग आए थे, अलग अलग धारा के लोगों ने योगदान दिया था, अब उस धारा को लोकतंत्र को बनाना था। पहले हमें स्वतंत्रता पानी थी तो कांग्रेस उसके लिए थी, और उन्होंने इस हद तक कहा था कि जो आज की कांग्रेस है, जो लोग अपने अपने विचार से दोबारा से जाके अपना काम करें, और जो राजनीति, क्योंकि हमें डेमोक्रेसी के लिए अलग अलग विचारों की ज़रूरत है और सभी विचारों को अपनी जगह मिलनी चाहिए, उनको अपने आप को समाज के सामने रखना चाहिए। तो जो सबसे बड़ी गांधी जी ने किसी लोकतंत्र की मजबूती का आधार बताया था, वो बताया था कि जो लोग हैं, समाज है, जो सिविल सोसाइटी है, वो मजबूत होनी चाहिए। जो समाज है, जो राजनीति है, वो लोक लाज से चलनी चाहिए, लोक संवेदना से चलनी चाहिए। अब लोक संवेदना होगी कब? लोक संवेदना सिर्फ तभी हो सकती है जब अलग अलग विचार के लोग किसी एक मंच पे आके कोई भी बात कर सकते हो। कई बार वो अजीब सी बातें लगती हैं, कई बार वो बुरी भी लगती हैं, लेकिन उनमें एक भावुकता है। आप ही सोचिए, एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए उस भावुकता की भी तो जगह है। हमारे परिवार में अगर हमारा ही कोई भाई परेशान हो और उसकी वजह से वो कुछ ऐसी बातें कर दे जो शायद बहुत अच्छी ना लगती हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं वो हमारा भाई नहीं है। समाज में भी ऐसे लोग हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग पहचान के, अलग अलग धर्म के लोग हैं, जिनकी अपनी पीड़ा है, वो अपनी बात कह सकें। तो ऐसा मंच होना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें इसको राजनीतिक रूप से कांग्रेस भुना पाएगी, नहीं भुना पाएगी, मुश्किल। दूसरी बात यह है कि मुझे तो ऐसा भी लगता है कि कांग्रेस को राजनीतिक रूप से भी जीवित रहने की ज़रूरत है। जिस नए रूप में कांग्रेस, जो भारत यात्रा के बाद कांग्रेस को कम से कम एक मजबूत विपक्षी पार्टी की तरह जो राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी समस्या ये है कि जो लोग राज करते हैं उनको राज करना नहीं आता, और जो विपक्ष में हैं उनको विपक्ष करने। तो असल में हमारे देश की जनता के साथ दोनों तरफ से ही ठगी हो रही है। तो पहले हम ये देखें कि हमें मजबूत विपक्ष चाहिए। मजबूत विपक्ष ही सत्ता की लगाम पैदा करेगा और उनके साथ सिविल सोसाइटी समय समय पर तालमेल बैठाती रहेगी, तो हम बेहतर सरकार की उम्मीद कर सकते हैं। सर, सोनिया गांधी का एक बयान और है आज के अधिवेशन का। उन्होंने कहा कि उन्होंने यूपीए 2 और यूपीए 1 के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व के प्रति संतुष्टि जताई है। उन्होंने कहा कि मैं संतुष्ट हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी उन्होंने सराहा है। तो क्या ये दोनों ही मुद्दे कांग्रेस के चुनाव में होंगे? वो लेके जाएंगे भाई भारत जोड़ो यात्रा से हम इतने लोग, क्या चुनाव में उनको फ़ायदा मिलेगा इन दोनों चीज़ों का? देखिए, मैं चुनाव को आप 2-3 तरह से देख सकते हैं। एक चुनाव को वो जो सीधा वोट मिलता है, एक चुनाव वो जो एजेंडा सेट करेगा। तो हिंदुस्तान के इतिहास में हमें विनोबा भावे पता है, हमें गांधी पता है, हमें जेपी पता है, हमें सारे त्यागी लोगों की पता है। और जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि कई बार राहुल गांधी एक कुछ ऐसे सिग्नल देते हैं, वो एक संत होने की कोशिश करते हैं, वो एक त्यागी दिखने की कोशिश करते हैं, वो तप की बात करते हैं, वो उपनिषद से कोट करके बातें करते हैं। तो मुझे कई बार वो ऐसी बातें लगती हैं जो लगभग उस परंपरा को जीवित करने की कोशिश है। देखिए, कांग्रेस, जैसा कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि कांग्रेस को सिर्फ गांधी परिवार ही नेतृत्व दे, यही अच्छा है। मुझे लगता है गांधी परिवार को, जैसे कि सोनिया जी ने भी किया, नरसिम्हा राव रहे और बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे, उन्होंने भी क्या किया कि गांधी परिवार जुड़ा रहा कांग्रेस से, उसको एक रखने के लिए। लेकिन नेतृत्व के लिए अगर कोई और सामने लाया जा सकता है तो उन्होंने बेहतर सरकार दी, और ये इसी क्रम में सोचने की ज़रूरत है। डॉक्टर मनमोहन सिंह हिंदुस्तान के इतिहास में, अगर आप सिर्फ आर्थिक रूप से सोचें, क्योंकि सभी पक्षों में तो नहीं, लेकिन आर्थिक रूप से किसी देश की संपन्नता बढ़ना, गरीबी कम होना, सुविधाएं बढ़ना, उसके हिसाब से हिंदुस्तान के जो पूरे अस्तित्व का समय है, लोकतांत्रिक अस्तित्व का, उसका गोल्डन पीरियड उन्होंने लीड किया है। तो और वो बातें उस समय, क्योंकि वो आरोप उस समय बहुत ज़्यादा लग गए, आरोप सिद्ध हुए नहीं हैं, आरोप इतने ज़्यादा लग गए कि वो आरोप अब लोग ये कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह के और 10 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के हो जाएंगे। उस हालत में ये कोई बुरा नहीं होगा कि दोबारा से कांग्रेस अपनी अचीवमेंट्स को जनता के सामने लेके जाए और उन्हें बताए कि देखिए, हमने इस मामले में, जैसे गरीबी हमने इतनी हटाई, बेरोजगारी इतनी हटाई, मोदी सरकार ने इतनी हटाई, इतनी नहीं हटाई। ये सब चीज़ें मुझे लगता है चर्चा का विषय बन सकती हैं, खासतौर से तब
जब भारत जोड़ो यात्रा की बैकग्राउंड से राहुल गांधी ये बात करेंगे। तो इससे पहले तो हमें विनोबा का ही पता है कि विनोबा ने भारत यात्रा की है, गांधी जी की अलग अलग यात्राएं, चंद्रशेखर जी ने भी एक यात्रा की थी, पूर्व प्रधानमंत्री। तो उन्होंने अपनी एक जगह बना ली है ये दिखाने की वो सीरियस फुल टाइम कमिटेड हैं, और इस हालत में जो आरोप लगाएंगे वो शायद उतने गंभीर नहीं लगेंगे उनके खिलाफ। सर इसी अधिवेशन में इस बार जो गांधी परिवार के अलावा जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने कहा है कि सरकार इस समय जो देश में वक्त है उन्हें संवैधानिक मूल्यों पर हमले हुए हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने की सरकार कोशिश कर रही है और अब एक देश में नए आंदोलन की जरूरत है। तो आप क्या सोचते हैं सर, ये आंदोलन किस तरह का होना चाहिए? अभी तक जो चल रहा था वो आंदोलन नहीं था। बिल्कुल, देखिए फिर से हमें गांधी जी और लोहिया और जो मूल आंदोलनकारी हैं जिन्होंने आंदोलन को बड़ी बड़ी शक्ति से बात की है उनकी तरफ जाना पड़ेगा। जब जब समाज में और समाज की संस्थाओं में राजनीति में एक ठहराव आता है और वो गलत दिशा की तरफ जाता है तो नई शक्तियों का उभार आंदोलनों से होता है। और हाँ, आप अगर देखेंगे इतिहास में तो हमेशा युवा और नया नेतृत्व किसी आंदोलन से निकल के आया है। लेकिन आज की स्थिति में आंदोलन करना बहुत मुश्किल है और वो माहौल नहीं है, आंदोलन के खिलाफ है। लेकिन दूसरी तरफ से मुझे लगता है अच्छा भी माहौल है। जब कोई दमनकारी शक्ति आंदोलन के खिलाफ होती है तो आंदोलन को और शक्ति मिलती है। कई बार लोग सोचते हैं कि लोग डर जाएंगे, लेकिन अगर आपने गांधी जी का रास्ता पकड़ा है जहाँ आप आंदोलन प्रेम के लिए कर रहे हैं, आप किसी से नफरत करके नहीं, सही बातों के लिए कर रहे हैं, तो जिनका विरोध करते हैं उन लोगों को भी देर सवेर कुछ भी करते हुए उन्हें सुनना पड़ता है और वो बातचीत के लिए आना पड़ता है। आप देखिए किसानों ने कितना बड़ा आंदोलन किया, कितने दिन तक टिके रहे, वो गांधीवादी तरीके से लड़ रहे, उनको बदनाम करने की कोशिश हुई लेकिन किसान टिके रहे। अब ये बात अलग है कि सरकार ने वो वादे पूरे किए नहीं किए, लेकिन सरकार को झुकना पड़ा उनके सामने। ऐसे ही पहले भी बहुत बार हुआ है, इवन मतलब कांग्रेस, ऐसा नहीं कि कांग्रेस कई मामलों में लोगों की नहीं सुनी। जब लोगों ने शांतिप्रिय आंदोलन किए तो लोगों को उनको सुनना पड़ता है सत्ता को। और आंदोलन की जो धारा होती है उससे होता क्या है, नया नेतृत्व आए, नए विचारों को जगह मिलती है, नए सोच को जगह मिलती है। तो ये बात सिविल नाफरमानी की बात एक डॉक्टर लोहिया भी क्या करते थे, वो कहते थे कि जो जब भी आपको लगे कि ये ठहराव आ गया है, गलत बात का विरोध की जगह 19A कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो क्या कहती है, गलत बात के लिए खड़े होना सीखना चाहिए। और मेरा एक व्यक्तिगत, एक बार मुझे एक प्रस्ताव में लेके आया था किसी बड़े मंच पे, जिसमें मेरा कहना था कि 295A जो धार्मिक वैमनस्य फैलाने वाला जो IPC की धारा है, मेरा उनसे कहना था कि हमें इस पर पुनर्विचार करके इसको सीमित करना चाहिए, शायद हटाना चाहिए। मेरा शायद, मैं बहुत युवा था तो गलत होऊंगा मैं, लेकिन मैं आज भी मानता हूं कि खुली चर्चाओं के लिए हमें ऐसे बंधन तोड़ने चाहिए जिनकी वजह से खुली चर्चा नहीं। वो था कि आपका कोई धार्मिक विचार है, उससे आपने कोई दूसरा विचार रखा था तो लोग आप पे केस कर देते हैं। सारे दुनिया के धर्म किसी और बात का विरोध करके ही निकले हैं। अगर सनातन धर्म का आर्य समाज ने विरोध किया तो वो आर्य समाज बना। ऐसी जो बातें पुरानी लगी, जो बातें उस समय के हिसाब से नहीं लगी, हर बार कोई नया धर्म आया, नया विचार आया, तो अगर हम 295A जैसी चीज़ों से उसको रोकते रहेंगे। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि अभद्र भाषा जो घृणा फैलाती हो वो ज़रूर रुकनी चाहिए। जो भी तर्क वितर्क हो वो एक संयमित और सम्मानजनक होना चाहिए दूसरे के लिए, लेकिन आप किसी भी बात पे बात करने के लिए तो समाज में फ्रीडम होनी चाहिए और उसी से, उस आंदोलन की शक्ति से ही नया समाज बनेगा। सर हम चर्चा को थोड़ा डाइवर्ट करते हैं, बिहार की तरफ ले चलते हैं। आज बिहार देश में आम लोकसभा चुनाव को लेकर जितनी चर्चा थी उतनी चर्चा बिहार में है। तो बिहार में आज अमित शाह थे चंपारण में, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पे हमला किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी अब आया राम गया राम बहुत हो चुका है, अब बीजेपी में आपके लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी ने कहा कि मोदी जी यहाँ पे वादा करके गए थे इतने लाख करोड़ रुपए बिहार को देंगे, वो आज तक दिए नहीं है, 58 लाख रुपए दिए जैसा उनका बयान आया है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? बिहार में लालू प्रसाद यादव ने भी आज बयान दिया है कि अब नरेंद्र मोदी सरकार के बदलने का वक्त आ गया है, हमें संविधान को बचाना है, अम्बेडकर जी की सोच को बचाना है, अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी है। तो इस पूरे बिहार के राजनीतिक माहौल को किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, इन सब चीज़ों में जो सबसे नई और महत्वपूर्ण बात यह है कि लालू यादव जो बहुत ज़्यादा बीमार थे
वो कम से कम ऑनलाइन जुड़ के ही मैदान में उतरने का संकेत दे रहे हैं। लालू यादव विवादास्पद रहे, उन पे आरोप लगे, घोटाले वाले आरोप लगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो पिछड़ों के बहुत ही बड़े चैंपियन नेता हैं। और उनका जो बोलने की धार है, जैसे कि हम मानते हैं कि मोदी जी बहुत कमाल का बोलते हैं, तो लालू यादव भी बहुत कमाल के लोगों को खींचने वाले नेता हैं अपनी बातचीत से। और वो परंपरा आती है, कर्पूरी ठाकुर वगैरह को जो उन्होंने देखा है वो भी इस तरह से बोलते थे। चौधरी देवीलाल भी बहुत ही प्रभावशाली ढंग से बोलते थे, लोगों को खींचते थे। तो लालू यादव अगर फुल फ्लेजेड मैदान में आते हैं, हालांकि उनके पुत्र तेजस्वी यादव ने भी काफ़ी जिम्मेदारी संभाल ली है और बड़ा अकेले लड़े तो बहुत अच्छे लड़े अपने चचा नीतीश के खिलाफ, और बीजेपी के खिलाफ उन्होंने काफ़ी बड़ी टक्कर दी उन्हें। मुझे लगता है कि बिहार का, जैसे सर्वेज भी बता रहे हैं, बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल जो राज्य है वो पूरे देश में अगर सबसे नंबर 1 पे है वो बंगाल, तो वो पता लग चुका, बंगाल के अलावा जो है वो बिहार है। बिहार से बीजेपी को अच्छा समर्थन मिला जब नीतीश कुमार और बीजेपी साथ थे। अब बीजेपी वहाँ पड़ गई अकेली। अब जब बीजेपी अकेली पड़ेगी तो बीजेपी को काफ़ी मुश्किल होगी। तो अमित शाह जी के पास कोई इसके अलावा कहने को ऑप्शन नहीं था कि अब आपके दरवाजे बंद हैं। दरवाजे, क्योंकि अभी नीतीश कुमार अवेलेबल नहीं है तो बंद हैं। अगर नीतीश कुमार वैसे अल्टा पल्टी भी बहुत मारते हैं, कल को वो पलट जाएं किसी बात से दुखी होकर तो दरवाजे खुल भी जाएंगे ना, तो वो सच है। एक ये बात भी मुझे बहुत अजीब लगती है कि लोग पैकेज की बात करते हैं, जैसे हम राजस्थान के केस में ही देख रहे हैं, ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल। देश के राज्यों को जब इतनी महत्वपूर्ण, खासतौर से बिहार जैसे राज्य को जो देश में सबसे ज़्यादा गरीबी और इससे बेरोजगारी से जो निपट रहा है और आर्थिक विकास के पैमानों पे बहुत आगे नहीं है, उस राज्य को भी अगर मदद मिलने में प्रधानमंत्री जो दावा करते हों, प्रधानमंत्री जो घोषणा करते हों, वादा करते हों, दावा नहीं वादा करते हों, अगर पूरा ना हो तो बड़ा दुखद है। एक और ये जो भीख मांगने जैसी चीज़ लगती है ना कि केंद्र राज्य को देगा, ऐसा क्या है कि अरे राज्य की जनता ने पैसा उगा के दिया, उसका कलेक्शन टैक्स केंद्र करता है, तो वो राज्य का अधिकार है, वो अधिकार है। तो ये फेडरल सिस्टम में ये बातें भी करना, कोई डबल इंजन की बात करता है, ये सब ऐसी हैं जो बहुत संवैधानिक भावना से मैच नहीं करती और इन्हें एक तरह की अशिक्षा फैलाती हैं लोगों में। ये नहीं समझ पाते लोग कि हम सब संविधान में कोई सी पार्टी से चुन के आए, हम कॉमनली जनता के लिए जिम्मेदार हैं। आप कोई पार्टी जब चुन के आ गए, जब तक चुने नहीं आप अपना मत रखिए, जनता ने तय कर दिया कि भाई हम तो इन लोगों को जिम्मेदारी देना चाहते हैं, फिर सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। शोर शराबा बहुत होता है, ठीक है, हालांकि मिलके तो फिर भी चलती हैं सरकारें, राज्य और केंद्र सरकारें बहुत मुद्दों पे काफ़ी कुछ मिलके चलती हैं, लेकिन अगर बहुत राजनीतिक तरीके से देख के कोशिश करें तो कुछ % परेशान किया जा सकता है। आप देर कर दोगे पेमेंट रिलीज़ करने में। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने भी शिकायत की थी कि हमें समय पे नहीं मिला, या कोविड के टाइम पे जब कोलैप्स कर गई इकोनॉमी तब भी ये दिक्कत आई थी। लेकिन हमें एक कल्चर क्रिएट करनी होगी तब मिलके चल पाएँ, कोई भी विचार के लोगों, कोई भी सत्ता में आए, मिलके चल पाएँ। तो सर बिहार में जो हवा चल रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्या वो बिहार से निकल के दूसरे राज्यों में भी जा पाएगी, या इस बार जो जिन राज्यों के चुनाव होने हैं उसमें क्या उनकी झलक दिखाई देगी हमें? देखिए, अभी देश में जो देश की राजनीति का हमने चरित्र देखा है उसमें हमें ऐसा लगता है कि भावुकता एक बहुत बड़ी शक्ति है, और भावुकता का जो ट्रम्प कार्ड है वो आज भी ऐसा मानता हूँ कि वो मोदी जी के पास है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भावुकता का ट्रम्प कार्ड दूसरे के हाथ में नहीं जा सकता। जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयर्स का जो जिस तरह से कोलैप्स हुआ है, और जिस तरह से हिंडनबर्ग रिपोर्ट संकेत दे रही है कि उन्होंने काफ़ी सारे मैनिपुलेशन किए, और जो हमारी नियामक संस्थाएं हैं वो आंख मींच के बैठी हुई थी, इस मुद्दे को अगर विपक्ष अच्छी तरह घर घर ले जाता है और इसको भावुकता से जोड़ के ये दिखा पाता है कि आपकी गरीबी बेरोजगारी का कारण, जैसे कई चुनावों में ऐसा हो चुका है। मुझे याद है कि कम से कम 1-2 चुनाव लोगों ने अंबानी के खिलाफ लड़े हैं, जब अंबानी कांग्रेस से जुड़े हुए माने जाते थे। चौधरी देवीलाल जी की न्याय यात्रा में ये बात आम होती थी। धीरूभाई अंबानी की बात कर रहे हैं। हाँ, धीरूभाई अंबानी। तो उस टाइम ये मुद्दा उठता था। आज अगर कोई इस तरह का, क्योंकि आप देखिए गैर बराबरी देश में बहुत बड़ी है, बेरोजगारी देश में बड़ी है, लोग गरीबी की रेखा से
ऊपर जाने के बजाय नीचे चले गए। कोविड ने बहुत नुकसान किया है। 6-6.5 करोड़ हमारे देश में लघु उद्योग हैं, उनकी हालत उनमें से 90% तो उद्योग ऐसे हैं जिनमें सिर्फ 5 एम्प्लॉई हैं। वो सब फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के फेज में वो बड़े कठिन दौर से गुजर रहे हैं। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख करोड़ तक की क्रेडिट शॉर्टेज मानी जा रही है वहाँ पे। इन सब हालात को देखते हुए अगर हम ये देखें कि ये मुद्दा बनाया जा सकता है, तो हो सकता है अडानी मुद्दा निश्चित तौर पे है। और आर्थिक वर्सेस सांस्कृतिक, जो खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की शक्ति सांस्कृतिक है, जिसे आप हिंदू बोल लें, लेकिन उनकी सांस्कृतिक पहचान की बड़ी शक्ति है। लेकिन अगर आर्थिक ऑल्टरनेटिव क्रिएट कर दिया, उस पर चर्चा हुई, और चर्चा ही नहीं, उसके विकल्प के तौर पे स्कीम दे दी और राज्यों ने कुछ प्रूव कर दिया, जैसे कि राजस्थान उस मामले में एक गणना योग्य राज्य है, जहाँ पे जो आर्थिक जो गति है, आर्थिक वृद्धि की गति है, वो अच्छी है और वेलफेयर के मामले में राजस्थान अच्छा। अब राजस्थान मॉडल हो सकता है राष्ट्रीय मॉडल से या गुजरात मॉडल से लोग कंपेयर करके कांग्रेस से सिद्ध कर पाते कि हमारा मॉडल तो काम करने का ये है। तो संभवतः ये भी एक भावनात्मक मुद्दा बन सकता है और लोगों को बदले। लेकिन कुछ कुछ जगह पे तो जैसे कि जो सर्वेज हैं वो बता रहे हैं कि यूपी में अभी भी बीजेपी अच्छा कर सकती है। महाराष्ट्र के बारे में बहुत सीरियस डाउट हो गया है, महाराष्ट्र में बीजेपी अच्छा नहीं कर पाएगी, क्योंकि शिवसेना जो मूल शिवसेना है उसके प्रति लोगों को भावनात्मक लगाव हो रहा है, जो लोग मानते हैं कि उनके साथ भावनात्मक रूप से गलत हुआ है। तो इन राज्यों में और वैसे और सब जगहों पे बीजेपी ऑलमोस्ट मैक्सिमम कर चुकी थी। राजस्थान में 25 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में सारी सीटें, गुजरात में सारी सीटें। तो जहाँ सारी ही सीटें, वहाँ तो कुछ ना कुछ नीचे ही होना है। तो मतलब बीजेपी को अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन करने के लिए साउथ में अच्छा करना पड़ेगा। वहाँ भी कर्नाटका में भी लग रहा है कि कांग्रेस और जो गठबंधन है वो मिलके अच्छी चुनौती दे सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस कितने अच्छे गठबंधन बना पाती है। कांग्रेस ने उस तरह की खूबसूरत गठबंधन नहीं बना पाई जैसे बीजेपी में, यूपी में छोटे छोटे बनाए, छोटी छोटी कई पार्टियों से समझौता कर दिया। और तो अब ये है कि बड़े बड़े के अलावा कांग्रेस कितने गठबंधन पैदा कर देती है, उससे सीन को बदलने में कुछ मदद मिल सकती है उन्हें। सर, मैं आपका ध्यान एक हमारे विदेश मंत्री के बयान की तरफ लेना चाहता हूँ। उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे के संदर्भ में कहा था कि हमारे यहाँ भले ही चुनाव अभी नहीं आए हो, लेकिन न्यूयॉर्क और लंदन में चुनाव आ गए हैं। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अब चुनाव तो मतलब वहाँ क्योंकि 4 साल में होता है, और हिंडनबर्ग रिपोर्ट का यहाँ पे भी असर है, और हिंडनबर्ग रिपोर्ट का अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में भी इसलिए होता है क्योंकि जब अडानी के जो बॉन्ड्स हैं उनके ज़्यादातर जो खरीदार हैं वो विदेश में हैं। अब अडानी से किसके क्या संबंध रहेंगे? मोदी जी के संबंध जैसे ट्रंप से गिने जाते थे, वैसे तो भारत और अमेरिका के संबंध एक अपनी जगह हैं। फॉरेन पॉलिसी के तहत, फॉरेन पॉलिसी के वो तो देश हैं। हमारे आर्थिक सामरिक बहुत सारे मुद्दों में हमें एक साथ चलना है, जो स्थिति बन रही है। लेकिन ये बात एक सेंस में मैं मानता हूँ कि इसमें भारत सरकार अच्छा कर रही है कि जो अमेरिकन पिट्ठू बनने जैसी चीज़ है, जिसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इसके हम ज़बरदस्ती चाइना की से दूर हो जाएं। हालांकि ये पॉलिसी अकेली सी सरकार की नहीं है, जो मनमोहन सिंह सरकार के समय भी यही रखा गया कि हम अपने अपने अलग अलग देश से अपने अलग अलग समीकरण बनाएं, जिसमें चाइना भी शामिल था। शायद यही बेस्ट तरीका है। आप किसी की गोदी में जाके ना बैठे, ना आप रशिया के में बैठे, ना आप यूक्रेन वाले में, ना आप अपने हित देखें। हमारे राष्ट्रीय हित क्या है? हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, हमें कैपिटल चाहिए। वो कहाँ से मिलेगी? उससे आधार पर हमारे संबंध रहेंगे। तो आज के लिए चर्चा में बस इतना ही। हम फिर और किसी मुद्दे पे आपसे रूबरू होंगे और हमारे साथ होंगे कोई नए एक्सपर्ट। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें और हमारी वेबसाइट www.खासखबर.com को लॉगिन करें। धन्यवाद।